ठीक है, गौर करना। देखो, रिट्रेंच करने का मतलब क्या होता है? रिट्रेंच करने का मतलब क्या होता है? रिट्रेंच करने का मतलब क्या होता है? रिट्रेंच करने का मतलब होता है स्कोप को कम करना। अगर आप अपने एक्टिविटी के स्कोप को कम कर रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस के स्कोप को कम कर रहे हैं, तो उसको रिट्रेंचमेंट कहते हैं। सवाल यह है कि आखिर आप बिजनेस के स्कोप को क्यों कम करोगे? जाहिर सी बात है, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। बिजनेस की टेंडेंसी होती है ग्रोथ करने की, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर बिजनेस की टेंडेंसी होती है ग्रोथ करने की, तो आखिर हम बिजनेस को रिट्रेंच क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है, आप तब करोगे जब आपका बिजनेस क्या करने लगे, लॉस बुक करना शुरू कर दे। अगर आपका बिजनेस लॉस बुक करना शुरू कर दे, इन दैट केस ओनली यू आर गोइंग टू रिट्रेंच इट। आप क्या करने जा रहे हो? रिट्रेंच करने जा रहे हो। सो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो हमें ये दिमाग में रखनी है इस बात को कि रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी बेसिकली हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारी कंपनी क्या बुक करने लगे, लॉस बुक करने लगे। एंड दैट इज वाई, अगर हम इसे स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी कहें तो कोई बुराई नहीं है। क्या कह सकते हैं? स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी कह सकते हैं। कहने का मतलब इस स्ट्रेटजी का प्राइमरी पर्पस होता है लॉस को क्या करना, रोकना। तो अगर आपके फॉर्म में आप परसिस्टेंटली आपका कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है, आपका सेल्स डिक्लाइन हो रहा है, आपका प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, योर कंपनी इज ब्लीडिंग कैश, आपका नुकसान हो रहा है लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर, तो फिर इस सिचुएशन में यू हैव टू थिंक अगेन, और आपको अपने एक्टिविटी को रिट्रेंच करना होता है ताकि आप उस लॉस को मिनिमाइज कर सके, लॉस को रोक सके। और यही रीजन है कि आप याद करो कि मैंने आपसे कहा था कि कॉर्पोरेट लेवल का हर एक स्ट्रैटेजी ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। और फिर मैंने ही सवाल खड़ा किया था कि बालक, अगर हर एक स्ट्रैटेजी ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, तो ग्रोथ में तो हम रिट्रेंच नहीं करते एक्टिविटी को। तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी कैसे ग्रोथ ओरिएंटेड है? तो आप क्या कह रहे हो? क्योंकि आप इसमें लॉस रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और लॉस को रोकना अपने आप में क्या करना हो गया, ग्रोथ करना हो गया। आप नेगेटिव को कम कर रहे हैं, पॉजिटिव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। So even retrenchment strategy is a growth oriented strategy. Here we try to stop loss. हम क्या करते हैं? लॉस को रोकने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है, whenever a company starts making loss, तो आपको क्या करना होता है, उसको डायग्नोस करना होता है। मतलब यह है कि आपको यह चेक करना होता है कि आखिर इस कंपनी में जो लॉस बुक हो रहा है, इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है। जब तक आप सही कॉज पे नहीं पहुंचते, तब तक यू वॉन्ट बी एबल टू टेक एनी एक्शन। क्योंकि सही कॉज पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप गलत ट्रीटमेंट लगाओगे, उस गलत ट्रीटमेंट का कोई फायदा आपको नहीं होने जा रहा है। सो वेन एवर अ कंपनी स्टार्ट्स मेकिंग लॉस, वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द लॉस। कारण ढूंढना है। एंड वंस वी आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द लॉस, देन वी अप्लाई द ट्रीटमेंट। फिर अपन उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस कॉज को एड्रेस किया जाए। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपको लगता है कि योर ऑर्गेनाइजेशन इज ओवर साइज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा एम्प्लॉय है और आपका सैलरी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज होने की वजह से आपकी इनएफिशिएंसी हो रही है। तो उस कंडीशन में यू कैन राइट साइज योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको कॉज पता है ना, योर ऑर्गेनाइजेशन इज ओवर साइज। मान लो कॉज पता नहीं है, आपकी सेल गिर रही है या आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन आपने क्या किया, इसके लिए किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जिम्मेदार बनाया। आपने कहा सेल्स वाले की गलती है। आप क्या कह रहे हो? सेल्स वाले की गलती है। और आपने सेल्स वाले पे एक्शन लेना शुरू कर दिया। बट कॉज क्या था? कॉज तो ओवर साइज ऑर्गेनाइजेशन कॉज था, लेकिन आप कॉज तक पहुंच ही नहीं पाए। इसीलिए रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम डायग्नोस करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को ढूंढने के बाद हम उसके कॉज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसका कारण क्या है। Once you identify the cause, then you apply the treatment. And there are three different types of strategy what can be applied as an action once you identify the cause. What are those three strategies? Number one is turnaround. Turnaround में क्या करते हैं हम कि जो नेगेटिव ट्रेंड था, आप कह रहे हैं डिक्लाइनिंग सेल, नेगेटिव ट्रेंड था। आप कह रहे हैं डिक्लाइनिंग प्रॉफिट, नेगेटिव ट्रेंड था। नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव ट्रेंड था। ओवरसाइज ऑर्गेनाइजेशन, नेगेटिव ट्रेंड था। मिसमैनेजमेंट, नेगेटिव ट्रेंड था। तो जो भी नेगेटिव ट्रेंड्स होते हैं, अपन उसको टारगेट करते हैं और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड। नेगेटिव को पलट देना किसमें? पॉजिटिव में, इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड। ये पहला स्टेप होता है। तो लॉस बुक कर रहा था, हमने कॉज ढूंढा, कॉज ढूंढने के बाद हमने टर्न अराउंड किया। टर्न अराउंड का पर्पस क्या था कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना चाह रहे थे। कभी कभी सक्सेसफुल होगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि टर्न अराउंड फेल हो जाए।
मैं आपको दोनों केस बताऊंगा। आज हम दो केस की बात करेंगे। एक तो इंडियन रेलवे की बात करेंगे जिसका टर्न अराउंड सक्सेसफुल हुआ, एंड द क्रेडिट गोज टू लालू यादव बिकॉज ही वाज द रेल मिनिस्टर दैट टाइम, तो क्रेडिट उसको जाएगा ही जाएगा। और जो सेकंड केस हम देखेंगे एम्बेसडर का टर्न अराउंड फेल हुआ। आप जानते हैं हिंदुस्तान मोटर्स का एम्बेसडर नाम का एक कार हुआ करता था, है ना, अभी भी आपको सड़कों पे दिख जाएगा, बट एम्बेसडर बुरी तरह से फेल हुआ था, उसका टर्न अराउंड भी काम नहीं आया था। तो टर्न अराउंड सक्सेसफुल भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। अगर टर्न अराउंड फेल होता है देन वी गो टू द सेकंड स्टेप एंड दैट इज कॉल्ड एज डाइवेस्टमेंट। जहां हम क्या करते हैं, वो पार्ट ऑफ बिजनेस जो हमारे लिए लॉस क्रिएट कर रहा है, वो यूनिट या वो डिवीजन, अपन उसको क्या करते हैं, डाइवेस्ट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, हमारे पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देते हैं, सेल ऑफ कर देते हैं। तो जैसे ही आपने डाइवेस्ट किया, सो दैट इज कॉल्ड एज डाइवेस्टमेंट। हमेशा याद रखना, डाइवेस्टमेंट का पर्पस होता है शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को बढ़ाना। अब मेरे को वर्किंग कैपिटल का क्राइसिस था, तो मैंने एक फैक्ट्री बेच दी। फैक्ट्री से जो पैसा आया, उस पैसे से मैंने क्या किया, अपने डेली एक्सपेंसेस को कवर करना शुरू किया ताकि मैं बिजनेस को बचा सकूं। दैट इज डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट का पर्पस होता है कैश फ्लो को बढ़ाना। अगर डाइवेस्टमेंट भी फेल हो गया तो क्या होगा, सो टर्न अराउंड फेल हुआ तो डाइवेस्टमेंट लगाया। अगर डाइवेस्टमेंट भी फेल हुआ देन यू रीच टू द एक्सट्रीम स्टेज जहां आप कहते हैं वी डोंट हैव एनी ऑप्शन नाउ एंड वी विल हैव टू लिक्विडेट द फर्म, एंड दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेटजी जिसे अपन कहते हैं लिक्विडेशन। तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी तीन तरह के होते हैं, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। इफ टर्न अराउंड फेल्स, डाइवेस्टमेंट विल बी अप्लाइड, एंड इफ डाइवेस्टमेंट फेल्स, लिक्विडेशन विल बी अप्लाइड। सो तीन स्टेप में आप क्या करते हैं, बेसिकली रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं। तो स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी करते क्या है, व्हेन फर्म स्टार्ट्स मेकिंग लॉस, कब लगाया, जब आपकी कंपनी लॉस बुक करना क्या करे, शुरू कर दे। स्टार्ट मेकिंग लॉस, या अपन कहते हैं शोज नेगेटिव ट्रेंड। क्या शो कर रहा हूं, किसी तरह का नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा हूं, ठीक है। रिट्रेंच मींस स्पेसिफिकली, तनिषा, रिट्रेंच का मतलब होता है कम करना। जब अपन कह रहे हैं ना कि स्कोप ऑफ बिजनेस को घटाना इज रिट्रेंच करना, स्कोप ऑफ एक्टिविटी को कम करना, रिट्रेंच करना। रिट्रेंच करने का मतलब होता है यू आर कटिंग योर ऑपरेशंस। आप अपने ऑपरेशंस को कट कर रहे हैं, अपने एक्टिविटीज को कट कर रहे हैं और रिड्यूस कर रहे हैं उसको, इसी को कह रहे हैं रिट्रेंच करना, राइट। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज फर्म इज मेकिंग व्हाट, लॉस। देखो अविरल का पूछना है, लास्ट टॉपिक स्ट्रेटजिक अलायंस था ना, तो अच्छा नहीं, अभी वाज नॉट इन क्लास, मेरे को याद है ग्रुप में आप में से किसी बच्चे ने नोट शेयर किया था, फिर भी आपको देखना चाहिए था ना एक बार बालक। व्हेन फर्म स्टार्ट्स मेकिंग लॉस, अगर फर्म ने लॉस बुक करना शुरू किया या किसी तरह का नेगेटिव ट्रेंड शो किया, तो हमें क्या करना होता है, उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करना होता है। डायग्नोज द प्रॉब्लम, यू विल हैव टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम का डायग्नोसिस किया, डायग्नोसिस के बाद आप क्या करते हैं, फाइंड द कॉज। आप कॉज को फाइंड आउट करते हैं कि कारण क्या है, जो भी नेगेटिव ट्रेंड है उसका कारण क्या है, मिसमैनेजमेंट है तो कारण क्या है, सेल्स गिर रहा है तो कारण क्या है। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। और हमेशा याद रखना, हम किसको एड्रेस करते हैं, प्रॉब्लम के कॉज को एड्रेस करते हैं। कॉज को एड्रेस कर दो, प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं नेगेटिव कैश फ्लो, और आपने क्या किया, बैंक से लोन लेके पैसा डाल दिया कंपनी में और नेगेटिव कैश फ्लो को पॉजिटिव करने की कोशिश करी, थोड़ी ही होगा वो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, आपने कॉज को एड्रेस नहीं किया है। वो कॉज तो है, वो लगातार क्या करता जाएगा, कैश फ्लो को नेगेटिव करता जाएगा। आप जो बैंक से लोन लेके लगा रहे हो ना, वो पैसा भी डूब जाएगा, हाँ या ना। हम कहते हैं हाँ सर ऐसा होगा, इसीलिए वी हैव टू एड्रेस द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड नॉट द प्रॉब्लम इटसेल्फ। कॉज पे गए, once we identify the cause then we can apply different actions to deal with this cause। हम क्या कर सकते हैं, different actions can be applied, different actions are taken। इस कॉज को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट एक्शंस ले सकते हैं टू रिजॉल्व दीज कॉज। ओके, क्या करना है, रिजॉल्व करना है, किसको, कॉज को, जो कॉज हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। ओके अविरल, गॉट इट। डिफरेंट एक्शंस आर टेकन टू रिजॉल्व द कॉज। कॉज रिजॉल्व हो गया, अब सवाल उठता है सर विच एक्शंस यू आर टॉकिंग अबाउट, what actions you are talking about, what kind of actions are taken।
सो आप क्या कहते हैं सर, व्हेन वी टॉक ऑफ एक्शंस देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी व्हाट कैन बी अप्लाइड हियर. नंबर 1, वी अप्लाई द टर्न अराउंड. सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं, टर्न अराउंड को अप्लाई करते हैं. एंड व्हाट इफ टर्न अराउंड फेल्स, हम कहते हैं अगर टर्न अराउंड फेल हो गया, इफ फेल्स, तो फिर दूसरे पे जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज डाइवेस्टमेंट. डाइवेस्टमेंट को अप्लाई किया, एंड इफ डाइवेस्टमेंट फेल्स, आप कहते हैं सर इफ डाइवेस्टमेंट फेल्स, इफ फेल्स, अपन जाते हैं तीसरे पे जिसको कहते हैं लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी. तो इस पूरे प्रोसेस को आप कह सकते हैं रिट्रेंचमेंट. सिंपल है ना, इसी को रिट्रेंचमेंट कहते हैं. सो बिजनेस के एक्टिविटी को कम करना, बिजनेस के स्कोप को कम करना, ताकि हम लॉस को रोक पाए, है ना. ये इतना आसान नहीं होता, इट्स अ लेंथी जॉब, और इसमें बहुत स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत होती है, वेरी स्ट्रांग लीडरशिप. क्योंकि ये एक ऐसा सिचुएशन है ना जहां सब कुछ आपके विपरीत होता है, सब कुछ एडवर्स होता है, और ऐसे सिचुएशन में आपको एक ऐसा लीडरशिप चाहिए जो फ्रंट में लीड कर सके, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इस लॉस से बाहर निकाल सके. ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप रोज रोज फेस करते हैं, हमेशा याद रखना. रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी इज लीस्ट फ्रीक्वेंटली अप्लाइड स्ट्रैटेजी. मोस्ट फ्रीक्वेंटली अप्लाइड इज द ग्रोथ, frequently applied is the stability. The least frequently applied strategy is what? Retrenchment. Because रोज रोज कंपनी थोड़ी इस कंडीशन में जाती है जहां आप क्या कहते हैं, इस कंडीशन में जाने का मतलब क्या है पता है आपको? इस कंडीशन में जाने का मतलब है यू विल बी कैटेगराइज्ड एज अ सिक कंपनी. आपको सिक कंपनी बोला जाएगा बिकॉज यू आर इन नेगेटिव. आप हर एक जगह कहाँ है, नेगेटिव में है, और इसी से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, रिट्रेंचमेंट को अप्लाई करते हैं. ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हाउ टू रिकवर अ सिक कंपनी, हाउ टू रिकवर अ सिक कंपनी, एक सिक कंपनी को कैसे रिकवर किया जाए. अगर मैं आपसे एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछूं, हाउ टू रिकवर अ सिक कंपनी, क्या बोलोगे आप? द आंसर इज सर टर्न अराउंड. व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज टर्न अराउंड. इस सवाल का जवाब टर्न अराउंड है सर. आप रिकवर करना चाहते हैं सिक कंपनी को, आपको टर्न अराउंड करना होगा. क्योंकि सिक कंपनी का मतलब यह है कि इस कंपनी में हमें क्या मिलने जा रहा है, बहुत सारे नेगेटिव ट्रेंड्स मिलने जा रहे हैं, और नेगेटिव ट्रेंड को पॉजिटिव में बदलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, टर्न अराउंड कहते हैं. सो टर्न अराउंड लगाएंगे, और आपको पता है ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है. शिवा का कहना था टर्न अराउंड, दैट्स द राइट आंसर. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. उन्होंने ऐसे नहीं पूछा डायरेक्ट कि कंपनी लॉस बुक कर रही है, क्या करोगे नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने वर्ड यूज कर लिया सिक कंपनी, और कहा कि भाई ये सिक कंपनी है, इसमें बहुत सारे नेगेटिव ट्रेंड्स दिख रहे हैं इस कंपनी में, बताओ आप क्या करोगे. आंसर क्या होना चाहिए था, सर हम टर्न अराउंड करेंगे ताकि हम सिक कंपनी को क्या कर सके, रिकवर कर सके उस सिचुएशन से. तनिषा का भी कहना है टर्न अराउंड इज द परफेक्ट आंसर, है ना. ध्यान में रखना, व्हेनेवर यू गेट अ रेफरेंस ऑफ सिक कंपनी, योर आंसर शुड बी व्हाट, टर्न अराउंड. इसे कहते हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी. यहां तक सबका क्लियर है? यहां तक सबका क्लियर है ना? Now let's talk about Indian Railway. ठीक है, इंडियन रेलवे. अब जरा गौर करना, आप क्या हुआ, क्या कहानी क्या थी, कहानी क्या थी, जरा इसको समझो आप गौर से, है ना. देखो 1947 में आपका देश आजाद हुआ था, यहां से शुरू करो. 1947 में ट्रांसपोर्टेशन में इंडियन रेलवे का जो मार्केट शेयर था दैट वाज 100%. मतलब आप क्या समझ गए, 100% मार्केट शेयर. मतलब इसी को अपन क्या कह रहे थे, याद करो, इसी को क्या कहते हैं. आप कहते हो सर ये मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन था. क्या था? मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन था. मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन का मतलब यह है कि रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट इंडिया में नहीं था. वी आर टॉकिंग अबाउट 1947. सो 1947 में ये एरोगेंस क्यों आता है पीएसयूज में, आपको वो भी दिखाई देगा, और एरोगेंस का परिणाम कितना घातक हो सकता है आपको वो भी दिखाई देगा. जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपने सीखा था ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नॉट फॉर प्रॉफिट का एक टॉपिक पढ़ा था आपने, याद करो आपने क्या कहा था कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं होती, क्योंकि उसके इश्यूज पब्लिक मीडिया में क्या होता है, डिस्कस होता है, जिसकी वजह से आपको हिंड्रेंस दिखाई देता है. राइट. सो जरा गौर करो क्या हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम.
1947 में इंडियन रेलवे वाज हैविंग 100% ऑफ मार्केट शेयर इन द ट्रांसपोर्टेशन फील्ड। चाहे वो फ्रेट की बात करें हम, या चाहे वो हम पैसेंजर की बात करें। फ्रेट का मतलब मालवाहक गाड़ियां भी होती है ना, ट्रेन, जिससे क्या करते हैं वो लगे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दोनों में उनका 100% मार्केट शेयर था। ये जो मामला है 1990 आते आते ये रिड्यूस हुआ, और जिस इंडियन रेलवे का 1947 में 100% मार्केट शेयर था, वो क्या हुआ, घट के 90% मार्केट शेयर पे पहुंच गया। अभी भी इनको होश नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप मैनेजमेंट हैं इंडियन रेलवे के, आप गवर्नमेंट में हैं, तो आप तो चौंकोगे ना, चौंक जाओगे। क्यों चौंक जाओगे? आप कहते हैं सर 47 टू 90 तक आते आते 10% का मार्केट शेयर डाउन हो रहा है, सो इट इज अ ट्रेंड। ये एक ट्रेंड है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअसली मार्केट शेयर क्या हो रहा था, डाउन होता जा रहा था इंडियन रेलवे का। इसको सतर्क होना चाहिए था, बट जैसा आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी आसानी से ये सतर्क नहीं होते। 2004 तक आते आते 2004 तक आते आते ये मामला क्या हो गया, और विकराल हो गया। और जिसका 1990 में 90% मार्केट शेयर था, उस कंपनी का 2004 में आते आते, जब आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, उसमें 15% मार्केट शेयर था, और जब आप लगेज गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, उसमें 35% का मार्केट शेयर था। आप बताओ मेरे को क्या हो गया? अब बताओ क्या हो गया, क्या हो गया? हम कहते हैं सर ये क्या हो रहा है इंडियन रेलवे के साथ। और एक बात तो आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं सर, इसका मतलब 2004 आते आते इंडियन रेलवे वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी या नहीं थी? आप मेरे को बताओ। जिसका 100% मार्केट शेयर हुआ करता था, वो रिड्यूस होकर 15% और 35% मार्केट शेयर पे अगर वो कंपनी जा रही है, तो उसका क्या हालत होगा, उसके क्या फाइनेंशियल कंडीशंस होंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सो इंडियन रेलवे वाज इन अ ग्रेट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ये बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे थे, फेस कर रहे थे, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। और आप कह सकते हैं कि दे वर ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, लीडिंग टुवर्ड्स बैंकरप्सी। ये क्या हो रहे थे, धीरे धीरे बैंकरप्ट होने की कगार पे पहुंच चुके थे। कब तक? बाय 2004। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि इंडियन रेलवे को रिवाइव कैसे किया जाए। अब जरा गौर करना, इंडियन रेलवे को रिवाइव कैसे किया जाए? भाई इतना बड़ा आपका शेयर का लॉस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, यू विल हैव टू मेक सम अरेंजमेंट, यू विल हैव टू डू सम। 2001 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम राकेश मोहन कमेटी था, 2001 में, जिस कमेटी को कहा गया था कि आप रेलवे के बारे में देखो और आप रिकमेंडेशंस दो। तो राकेश मोहन कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, राइट। उन्होंने कहा था कि दिस इज द टाइम, और उनका कहना था कि अगले 15-16 साल में 60,000 करोड़ का लाइबिलिटी हो जाएगा रेलवे पे, अगर आप इसी तरह चलाते रहे रेलवे को। तो तब कहा उन्होंने 2004 में, यानी कि क्या हो सकता था, 2020 तक रेलवे पे 60,000 करोड़ की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और आप जानते हैं ऐसे सिचुएशन में या तो बेल आउट होता है या फिर कंपनी बंद होती है, या अभी जो गवर्नमेंट है उनका एटीट्यूड आप जानते हो, वो तो डाइवेस्ट कर देते हैं उसको स्ट्रेट अवे। तो इसीलिए 2001 के राकेश मोहन कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद गवर्नमेंट में बेचैनी आई, और उनको ये लगा कि भाई इसको कैसे रिवाइव किया जाए। और उस दौरान 2004 में अपॉइंटमेंट हुआ नए रेल मिनिस्टर का, न्यू रेल मिनिस्टर, एंड दैट न्यू रेल मिनिस्टर वाज लालू यादव। मुझे पता है यार, लालू यादव का नाम आता है ना तो लोग मुस्कुरा पड़ते हैं, है ना। बट इसने क्या करिश्मा किया ये सुनो। लालू यादव ने, क्योंकि जो इसके इंटरव्यूज आए थे इसके साथ काम करने वाले का, क्योंकि बहुत डिटेल्ड स्टडी की थी मैंने इंडियन रेलवे की केस की व्हेन आई वाज इन कॉलेज, बहुत डिटेल में हमने इसको स्टडी किया था। तो सबके स्टेटमेंट्स को हमने पढ़ा था। उस समय जो इंडियन रेलवे के जो ऑफिसर्स थे उनके स्टेटमेंट को पढ़ा था, और वो सब बहुत ही तारीफ करते थे लालू यादव की, क्योंकि उनका कहना था कि लालू यादव वाज शोइंग केयर टुवर्ड्स द स्टाफ एंड द मैनेजमेंट, और उन्होंने एक लिबर्टी दी मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग की। उन्होंने कहा डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट का यूज किया लालू यादव ने टेक्निकली, अगर आप देखो तो 3 फंडामेंटल आधार थे लालू यादव के। उसने कहा देखो आप लॉस बुक कर रहे हो, नाउ इज द टाइम यू हैव टू टर्न अराउंड। उन्होंने कहा आपको टर्न अराउंड करना होगा, आप टर्न अराउंड नहीं करोगे ये बंद हो जाएगी, ये आप नहीं चला सकते रेलवे को इस तरह से, कितने दिन चला लोगे और सरकार कितना पैसा इसमें लगा देगी।
ये चलने वाली चीज नहीं है, राइट। उन्होंने कहा कि नाउ वी हैव टू टर्न इट अराउंड, वी हैव टू ट्रेंड रिवर्स द नेगेटिव ट्रेंड टू द पॉजिटिव ट्रेंड। और इसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो लिवरेज करो आपके असेट्स को। तो लिवरेज ऑफ असेट्स मतलब जितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो जो आपके पास रिसोर्सेज है, उनको रिसोर्स को इस्तेमाल करो, उसको कन्वर्ट करो कैश में। सो लिवरेजिंग ऑफ असेट पे उन्होंने फोकस किया। सेकंड, उन्होंने एम्पावरमेंट की बात करी, एम्पावरमेंट एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उन्होंने कहा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के पास पावर होना चाहिए, मैनेजमेंट शुड टेक डिसीजन, मैनेजमेंट शुड इंप्लीमेंट इट, और इसको उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे एनकरेज किया। इतना ही नहीं, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आए, प्रोडक्ट इनोवेशन हुआ, जहां रैक्स बढ़ाए गए, जो मालगाड़ियां होती हैं उसमें रैक्स बढ़ाए गए ताकि ज्यादा गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। और पैसेंजर्स कार में भी क्या किया गया, चीजों को बदला गया, पैसेंजर्स ट्रेन में भी चीजों को बदला गया, एक्स्ट्रा बर्थ्स लगाए गए ताकि ज्यादा पैसेंजर को कैरी किया जा सके। जो इंडियन रेलवे लालू यादव से पहले कहता था कि यस वी रन रेल रोड, वही रेलवे लालू यादव के बाद कहने लगा कि वी ऑफर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। किसका कॉन्सेप्ट था, कुछ याद आया आपको? लालू यादव से पहले रेलवे कहता था वी रन रेल रोड, लेकिन लालू यादव के बाद पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदल गया और वही रेलवे क्या कह रहा है कि वी ऑफर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्या कहा लालू यादव ने? देखो उसने क्या कहा कि देखो तुम्हारा जो रेवेन्यू है, तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आ रहा है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से, ना कि पैसेंजर से। उन्होंने दो तीन चीजों को बहुत अच्छी तरह से डील किया। पहला, उनका कहना था कि तुम किराया नहीं बढ़ा सकते बॉस, क्योंकि ये इंडिया है और अगर तुम रेलवे का किराया बढ़ाओगे मेरा वोट कटेगा भाई, मेरी सरकार चली जाएगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रेलवे का किराया मत बढ़ाओ, लेकिन फ्राइट कैरियर का किराया बढ़ा दो। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा चार्ज करो, लेकिन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पे कम चार्ज करो। और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का में जो लॉस होगा, उस लॉस को गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से सब्सिडाइज करो। देखो कितना स्मार्ट मूव था। उन्होंने क्या किया, फ्राइट कैरियर के एक्सपेंसेस को, चार्जेस को बढ़ा दिया, पैसेंजर के चार्जेस को कम कर दिया, जनता भी खुश और रेलवे भी खुश। रेलवे क्यों खुश? कि जो फ्लाइट कैरियर से उनका एक्स्ट्रा इनकम आ रहा था, उस इनकम से वो क्या कर रहे थे, उस लॉस को कंपनसेट कर दे रहे थे, जो लॉस उनको कहां से आ रहा था, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा था। तो बहुत सारी चीजें की गई। स्क्रैप था, बहुत सारा स्क्रैप रेलवे के पास होता है, आपको पता है, अबेंडेंट होता है जनरली, उसको बेचा गया और जहां से फंड लाया गया, उस पूरे फंड के साथ इस पूरे प्रक्रिया को करते हुए रेलवे को क्या किया गया, टर्न अराउंड किया गया और जो रेलवे बुरी तरह से लॉस में थी वो प्रॉफिट में आ गई। इनका कहना था, जब इनसे पूछा गया कि भाई ये ओवरसाइज ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा सब जानते हैं ओवरसाइज ऑर्गेनाइजेशन है, ये लालू यादव को भी पता था ओवरसाइज ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आप रेलवे से छटनी नहीं कर सकते थे और बड़े लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते थे। सो रिक्रूटमेंट को धीमा किया गया, धीरे धीरे एम्प्लॉय को निकाला गया, लेकिन जो लीडर थे उनकी तरफ से हमेशा एक ही बात आती रही। उनका कहना था कि अगर आप डाउनसाइज करते हैं इंडियन रेलवे को, डाउनसाइज करने से इंडियन रेलवे पतला तो हो जाएगा। अब लालू यादव जिस स्टाइल में बोलते होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, पतला तो हो जाएगा, थिनर हो जाएगा, बट हेल्दियर नहीं होगा। और दुबला पतला होने से हेल्थ का कोई रिलेशन नहीं होता। उन्होंने कहा डाउनसाइज करना है कर दो, लेकिन वो आपका ऑर्गेनाइजेशन थिनर तो होगा बट हेल्दियर नहीं होगा। अगर आप हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इंडियन रेलवे अच्छा करे, तो डाउनसाइज वन साइज की टेंशन छोड़ो और अपने असेट को लीवरेज करो, जो रिसोर्सेज हैं आपके उसको लीवरेज करो, एम्पावरमेंट पे ध्यान दो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे ध्यान दो, प्रोडक्ट इनोवेशन लेके आओ, कॉस्ट कटिंग करो, ये सारे प्रोसेस को आप इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिफिकेशन करो ट्रैक्स का, ताकि रेलवे क्या हो, रिकवर हो। और इसके बाद ये टर्न अराउंड क्या था, कंप्लीटली सक्सेसफुल था। इन्होंने क्या लीड किया था, एक सक्सेसफुल टर्न अराउंड और बहुत लार्ज स्केल पे जंप आया था आपके इंडियन रेलवे की किसमें, प्रॉफिट में। और जो कंपनी बहुत ज्यादा डेट में जाने को जा रही थी, वो कंपनी एकदम से क्या कर गई,